नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। 2024 को लेकर सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल गोलबंद होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में दल तो हैं 18-20, लेकिन उनकी अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन ट्रिपल इंजन लगाना पड़ रहा है चुनावों को खींचने के लिए। और पूर्व में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने ही इंजनों का इस्तेमाल करके चुनाव जीते हैं। और जो चुनाव वो हारे भी हैं, चाहे अभी हाल का चुनाव कर्नाटक का है, उससे पहले हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, वहाँ उन्होंने अपने ही इंजन का इस्तेमाल भरपूर किया है। और उनका सबसे बड़ा इंजन है नरेंद्र मोदी। और उसी इंजन के दम पर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उन्होंने 2014 और 2019 को जीता। यही नहीं, तकरीबन 70% देश के 70% हिस्से में एक वक्त 2018 के बाद अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी, उससे 2014 से 18 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ही दिखती थी। लेकिन ये जो एक तरीके से फैलाव है सत्ता के दृष्टिकोण से, वो धीरे धीरे सिकुड़कर अब 45% हिस्से में ही बचा है। यानी 55% हिस्से में भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों की सरकारें नहीं हैं। सिर पर 2024 का लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी और उस जो हिंदू संगठन है, संघ परिवार है, उसको लेकर चिंतित है। चिंतित इस बात को लेकर भी है कि जो उनका सबसे बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी, क्या उनकी अति उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ी है कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में? और क्या ये आने वाली जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, जिसमें प्रमुख रूप से जो हिंदी हार्टलैंड है, वहाँ के लोकसभा सीटें लगभग तकरीबन 80-90 के आसपास आती हैं। आप चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश की बात कर लें, आप राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तेलंगाना में भी ठीक ठाक सीटें हैं, और एक राज्य बचता है मणिपुर। तो विधानसभा चुनावों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी फिक्रमंद है, क्योंकि इन राज्यों में अगर कांग्रेस या अन्य विरोधी दलों की सरकारें बनी जो भारतीय जनता पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं या उसके खिलाफ खड़े होते हैं, तो 24 का जो गणित है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि संघ परिवार, या यूं कहें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस पर चिंता जाहिर की है। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में संघ ने स्पष्ट तौर पर उसकी संपादकीय में, प्रफुल्ल केतकर संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के, उन्होंने 23 मई की अपनी संपादकीय में कर्नाटक चुनाव से उपजी राजनीतिक स्थितियों पर संघ परिवार का पक्ष रखा है। और उससे साफ है कि क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां हैं। उस संपादकीय लेख में संघ ने अपनी अंदर की भावना जाहिर कर दी और ये कहा है कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का ज़्यादा प्रयोग बीजेपी ने कर्नाटक में किया, या उन्होंने पूर्व के चुनाव में किया, देश भर में वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्षेत्रीय छत्रप थे वो दब गए और क्षेत्रीय मुद्दे भी दब गए इसी के साथ में। जबकि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय मुद्दों और क्षेत्रीय छत्रपों पर टिकी रही। यही वजह है कि कर्नाटक में भारी जीत मिली है, जिससे एक तरीके से परसेप्शन भी चेंज हो सकता है। ये चिंता भी जताई है और बहुत सारी बातें संघ परिवार ने कही है। संघ ने इस बात को लेकर नसीहत भी दी है, ताकीद भी की है बीजेपी को। और इससे भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि ऑर्गेनाइजर ने जो कुछ कहा है, उससे ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि विपक्षी दल जो कभी कांग्रेस के नाम से आंख भौं सिकोड़ते थे, मुंह बनाते थे, अब उनका सारा ताना बाना, उनकी सारी राजनीति का परसेप्शन
कांग्रेस के इर्द गिर्द और खास तौर पर राहुल गांधी के इर्द गिर्द अब बुना जाने लगा है। 12 तारीख को, इसी 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की 13 विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होने वाली थी। उस बैठक के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल कर आने वाली थी, लेकिन कल इस बैठक की तारीख सिर्फ इस वजह से बदल दी गई कि राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 12 तारीख को उपलब्ध नहीं हैं। साथ में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन का भी नाम जोड़ा गया कि स्टालिन साहब को भी कंफर्ट नहीं है 12 जून की बैठक में आने के लिए। तो इन 3 नेताओं की वजह से बैठक की तिथि चेंज की गई है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। वो कह रहे हैं कि बैठक का दिन नहीं तय कर सकते, नेता का चेहरा नहीं तय कर सकते, देश आप पर कैसे भरोसा कर ले। देश है, जब भरोसा करता है तो ना चेहरा देखता है ना बैठक की तिथि देखता है। नरेंद्र मोदी जब इस देश का चेहरा बने, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने, तो विपक्ष ने ना कोई बैठक की तिथि पूछी थी और ना नेता का नाम पूछा था। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मत से नेता तय किया, नेता बन गए। इसी तरह पूर्व में जो विपक्षी दलों के प्रधानमंत्री हुए हैं उनका भी यही रहा है कि चुनाव के बाद बहुत सारे लोग तय हुए हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह को छोड़ दें तो एक तरीके से प्रधानमंत्री के रूप में उनको आगे करके चुनाव लड़ा गया था। लेकिन अब विपक्षी दलों को लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे परसेप्शन हैं। राष्ट्रीय मीडिया लगातार इस बात को कह रहा है कि विपक्ष बहुत कमज़ोर है, मोदी के आगे बिल्कुल टिक नहीं पाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। राष्ट्रीय मीडिया को अगर आप देखें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष खड़ा ही नहीं हो सकता, इस हालत में आ ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं पाएगा। निराशाजनक बातें विपक्ष के बारे में राष्ट्रीय मीडिया में देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसके उलट कर्नाटक की जीत को सारे विपक्षी दल, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे आरएलडी के जयंत चौधरी हों, नीतीश कुमार हों, पवार हों, चाहे जितने नेता हों विपक्ष के, ममता बनर्जी तक ने कह दिया कि अब हवा बदल रही है। क्या वाकई हवा बदल रही है? इसके बहुत 3, 4, 5 पैमाने होते हैं, उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ऑर्गेनाइजर ने चिंता जताई ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि भाई सुधर जाओ, संभल जाओ, क्षेत्रीय छत्रपों पर भरोसा करो, क्षेत्रीय मुद्दों पर भरोसा करो। और दूसरी तरफ विपक्ष, जो कांग्रेस पार्टी अपने को खुदा समझती थी, कभी वो कहती थी कि भाई अगर कुछ भी बात करनी हो तो मेरे दर पर आओ, हम किसी के दर पर नहीं जाते। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बारे में संघ परिवार ने ही कह दिया कि आपने क्षेत्रीय छत्रपों को खत्म किया, क्षेत्रीय मुद्दों को आपने दरकिनार किया, इसलिए आप हारे, आगे सुधर जाइए। वहीं कांग्रेस पार्टी अब क्षेत्रीय छत्रपों के पास जा रही है। ये बैठक दिल्ली में भी हो सकती थी, लेकिन ये बैठक इसलिए बिहार में रखी गई, पटना में रखी गई कि एक संदेश क्षेत्रीय छत्रपों में जाए कि कांग्रेस वहाँ चलकर आ रही है उनके बीच में, और ये संदेश और संकेत देना जरूरी है। तो सवाल ये है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव भी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ती नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी दल और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय छत्रपों पर भरोसा कर रही है। तो राजनीति के ये 2 रूप हैं और मंथन में आज हम यही चर्चा करने वाले हैं कि क्या वास्तव में विपक्ष अपनी इस रणनीति से नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नसीहत दी है। तमाम जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस पर और वेबसाइट्स पर भी ये खबर है
संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने बीजेपी से कहा कि उसे आत्ममंथन की जरूरत है। जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे कि संघ ने कहा कि आपको आत्ममंथन की जरूरत है। पार्टी का बिना मजबूत आधार, बिना क्षेत्रीय लीडरशिप के चुनाव जीतना आसान नहीं है। ये ऑर्गेनाइजर के संपादकीय लेख अग्रलेख में कहा गया है। और ऑर्गेनाइजर का मतलब आरएसएस, क्योंकि ऑर्गेनाइजर आरएसएस का मुखपत्र है। ऑर्गेनाइजर आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और हिंदुत्व के विचार से चुनाव जीतने के लिए, हिंदुत्व का जो विचार है और जो मोदी का करिश्मा है, वह चुनाव जीतने के लिए अब काफ़ी नहीं है, ऐसा ऑर्गेनाइजर लिखता है। आगे भी कहा गया है इस लेख में कि आइडियोलॉजी, विचारधारा और केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के सकारात्मक पहलू हो सकते हैं। कांग्रेस की जीत के क्या कारण हैं? ऑर्गेनाइजर ये भी लिखता है कि बीजेपी नेतृत्व ने चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को लाने का प्रयास किया। कर्नाटक चुनाव का जिक्र कर रहा है ऑर्गेनाइजर, लेकिन कांग्रेस ने क्षेत्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दों को नहीं छोड़ा। कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण यह ही है। आगे कहा गया कि कर्नाटक चुनाव में जातीय मुद्दों के जरिए वोट को जुटाने का प्रयास हुआ, लेकिन ये राज्य टेक्नोलॉजी का हब है, ऐसे में यह चिंता का विषय है। ऑर्गेनाइजर के एडिटर प्रफुल्ल केतकर ने ये अग्रलेख एडिटोरियल 23 मई को लिखा और पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद ये पहली बार हुआ है जब कर्नाटक चुनाव में बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में नजर आई थी। और ये पहली बार ही है जब संघ ने बीजेपी को चुनाव को लेकर कोई नसीहत, कोई सलाह दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर रिएक्शन दिया है। कर्नाटक के प्रभारी महासचिव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने स्वीकार कर लिया है कि कर्नाटक के लोगों ने नरेंद्र मोदी को नकार दिया। वो लोग जो पीएम मोदी का महिमा मंडन करते हैं, उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। कर्नाटक चुनाव परिणाम क्या था? कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। ये आपको मैं बता दूं, 2024 में ये बहुत सारी परिस्थितियां क्या काबू में रहेंगी, क्या ऐसी स्थितियां आएंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 135 सीटें जीतकर वहां सरकार बनाई है। बीजेपी महज 66 सीटों पर ही सिमट गई। जनता दल सेकुलर 19 सीटों पर आ गई, 37 सीटें थी। इसके बाद कांग्रेस ने एक तरीके से कमान सिद्धरमैया को सौंप दी। ये केवल कुल मिलाकर ये मसला है कि एक तरीके से रेफरेंस संघ ने दिया है, ऑर्गेनाइजर ने दिया। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजर के एडिटर हैं प्रफुल्ल केतकर साहब को मैं चाहता था आज कि वो हमारे साथ लाइव जुड़ें और कुछ बातें वो करें। मैंने उनसे अनुरोध भी किया था, उनकी टीम से अनुरोध किया था। ऑर्गेनाइजर में हमने संपर्क किया और हमारी असाइनमेंट की टीम ने उनसे बात भी की, लेकिन चूंकि प्रफुल्ल केतकर साहब कहीं बाहर हैं और वो उपलब्ध नहीं हो सके, इसलिए जो कुछ उनका अग्रलेख है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये परिस्थितियां, ये स्थितियां हैं। लगातार बीजेपी हमला कर रही है कि परिवारनिष्ठ जो पार्टियां हैं उनको लेकर वो हमला कर रही है कि भाई ये कोई निर्णय नहीं ले सकती, ये बैठक का निर्णय नहीं ले पाई, ये बैठक की तिथि नहीं तय कर पा रहे। ये फौरी तौर पर कही जाने वाली बातें तो ठीक हो सकती हैं, लेकिन बैठक की तिथि आगे पीछे होती रहती, इससे पूरे विपक्ष का परसेप्शन बनाया नहीं जा सकता। विपक्षी दलों के नेता, जेडीयू आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं, मैंने कई नेताओं के बयान सुने कि मतों का विभाजन हमें रोकना है। जो विपक्षी मत है, जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, उनका विभाजन रोकना है। जेडीयू और आरजेडी के नेता मानते हैं कि 60% से अधिक लोग ऐसे हैं, कांग्रेस के भी लोग ये मानते हैं, जो बीजेपी के खिलाफ मत देते हैं। इनका मत विभिन्न विपक्षी दलों में बटे नहीं, बल्कि एक जगह इकट्ठा हो जाए, यानी विपक्ष की जो रणनीति होगी वो 1 to 1 होगी बीजेपी से चुनाव लड़ने की। उसमें कांग्रेस भी है और बाकी दल भी हैं। मंथन में मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। शर्मा जी, स्वागत, अभिवादन और आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत साहब हमारे साथ जुड़े हैं। पंत साहब बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं और
पूरे देश की राजनीति को, विपक्षी राजनीति को, सत्ता पक्ष की राजनीति को समझते हैं। पंत साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। दीपक सरकंडे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, संघ चिंतक हैं, विचारक हैं और आरएसएस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। बहुत स्वागत, बहुत आभार, धन्यवाद सरकंडे जी आपका। डॉक्टर भारती मेहता, प्रवक्ता जेडीयू, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, मुझे ऐसा बताया गया। उर्मिला ठाकुर, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उर्मिला जी आपका भी स्वागत, आभार और बहुत धन्यवाद। मंथन की शुरुआत हम दीपक सरकंडे जी से ही करते हैं, चूँकि ऑर्गेनाइजर के अग्रलेख में बीजेपी को नसीहत दी गई है, चेताया भी गया है, कहा भी गया है कि एक चेहरे को, परोक्ष रूप से ये भी कह दिया गया कि मोदी का चेहरा बार बार इस्तेमाल करोगे, ये बार बार चलने वाला नहीं है। आपको क्षेत्रीय छत्रपों को भरोसे में लेना होगा, क्षेत्रीय स्थानीय मुद्दों को उठाना होगा, तब आपकी नैया चुनावी पार होगी। 14 और 19 अब हो गया, अब 24 में इस भ्रम में मत रहो कि यही प्रदर्शन दोहराया जाएगा। दीपक जी संघ का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइजर के इस लेख, उनके संपादक जी का ये अग्रलेख क्या कहता है, क्या इशारा करता है एक संघ विचारक, एक संघ चिंतक के रूप में, जो आप समझ पा रहे हैं? जी देखिए, संघ जो है व्यक्तिवादी नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि संघ व्यक्तिवादी नहीं है। संघ समाज का चिंतन करता है, समाज निर्माण के विषय में चिंतन करता है और समाज निर्माण हो, समाज सुदृढ़ीकृत हो, इसके विषय में चिंतन करता है। संघ राजनीति पे भी चिंतन नहीं करता है, यह विषय नहीं है, ये राजनीतिक दलों का विषय है। पर फिर भी चूंकि हम चर्चा में हैं तो हमको जो समझ में आता है, व्यक्तिवादी राजनीति नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति को केंद्र में रख करके राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाज को और समाज की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको केंद्र में रख करके राजनीति पर विचार करना चाहिए। और मेरा ख्याल है यही, ये जो पत्र है ऑर्गेनाइजर, ये जो संपादकीय लेख जिसकी आप चर्चा यहां पर कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो भी यही कहना चाहता है और इस देश का हर बुद्धिजीवी यही कहना चाहेगा। क्योंकि यदि हम व्यक्ति में विश्वास करेंगे, व्यक्ति में विश्वास तो गुरुजी ने नहीं किया, तो उन्होंने भगवा ध्वज को गुरु के रूप में स्थापित कर दिया जी। व्यक्ति में विकृति आ सकती है पर विचार विकृत नहीं होना चाहिए, व्यवस्था एक रूपता के साथ चलनी चाहिए। हमें इस पर विचार करना होगा और जब हम इस पर विचार करेंगे तब ठीक कार्य होगा। तो क्षेत्रीय दलों का तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन विषयों को सरकार को संज्ञान में लाना चाहिए। और यदि 2014 के बाद से हम देखें तो बहुत सारे मुद्दों को ध्यान में लेकर के आया भी गया है और उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले। और राजनीतिक चुनाव में जो ये हार और जीत का फैसला है, ये जनता करती है, ये जनता पर ही छोड़ देना चाहिए। और ये चुनाव में हार क्यों हुई, जीत कैसे होगी, ये काम करना तो राजनीतिक दलों का कार्य है, संघ का तो नहीं है। संघ का कार्य तो समाज के लिए है, तो हम समाज के विषय में सोचेंगे। दीपक जी, ऑर्गेनाइजर ने लिखा है बहुत खुलकर, पहली बार, इसीलिए आपने, अगर आप पहले जुड़ गए होंगे तो मंथन की भूमिका में आपने सुना होगा कि वो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भाई पहली बारी में इस तरह की बातें सुन रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई आपने वहाँ क्षेत्रीय स्थानीय मुद्दों को छोड़ा, राष्ट्रीय मुद्दे, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रीय मुद्दों को वहाँ उठाते रहे, स्थानीय समस्याओं को नज़रअंदाज किया, भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज किया, बचाव की मुद्रा में रहे। एक चेहरा आप उसको इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो मतलब एक तरीके से जिसका इस्तेमाल हो रहा है वो भी थक गया है और पब्लिक भी कह रही है कि भाई स्थानीय लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं। तो कहीं ना कहीं संघ ने थोड़ी सी लक्ष्मण रेखा नांग के, अगर ऑर्गेनाइजर को हम संघ का मुखपत्र कहते हैं, मानते हैं, है भी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लक्ष्मण रेखा तो नांगी है, ऑर्गेनाइजर ने नांगी है, संघ ने नांगी। वो बता रहे हैं, आपकी बात दूसरे शब्दों में परोक्ष रूप से ये हो सकती है कि मुद्दे केंद्र में होने चाहिए, व्यक्ति नहीं केंद्र में होने चाहिए। तो नसीहत है कि भाई सारा ताना बाना नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द मत बुनो, मुद्दों के इर्द गिर्द ताना बाना बुनो। दीपक सरकंडे।
आप तो, मेरा नाम दीपक सरकंडे नहीं है, दीपक शंखधार है। माफ़ कीजिएगा, मैं संशोधित करवाता हूँ, मेरे साथियों ने मुझे गलत ही जी। लिख कर दिया है, दीपक शंखदार और जी। हाँ, और ये जो आप कह रहे हैं व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमना, व्यक्ति के इर्द गिर्द राजनीति कभी घूमा करती थी। व्यक्ति के इर्द गिर्द राजनीति तब घूमा करती थी जब आपातकाल लागू कर दिया जाता था अचानक से। व्यक्ति के इर्द गिर्द तब राजनीति घूमा करती थी जब एक संगठन को अकारण ही बैन कर दिया जाता था। तब मैं कह सकता हूं कि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द राजनीति घूमा करती थी। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है कि आज एक व्यक्ति के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। और फिर भी यदि संपादकीय में किसी बुद्धिजीवी ने कुछ लिखा है तो नहीं, उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिखा। मैं झूठ फरेब नहीं बताता जनता को, उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं। हम बहुत सच्चाई पर चलने वाले संस्थान हैं और कभी भी इस तरह की बात मैं करता नहीं हूँ। झूठ फरेब नहीं, नरेंद्र मोदी का नाम कतई इन्होंने नहीं लिखा है। उन्होंने इशारा किया है कि भाई आप मुद्दों पर आइए, आप व्यक्ति पर एक अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का इस्तेमाल ज्यादा मत करिए, ये कहा गया नहीं है। मेरे ख्याल से मुद्दों पर रहना भी चाहिए, ठीक बात है, मुद्दों पर रहना भी चाहिए, ठीक बात है। मैं शंखधार जी, मैं पीयूष पंत के पास जाऊंगा। पीयूष पंत जी, संघ के चिंतक विचारक दीपक जी को आपने सुना, ऑर्गेनाइजर का जो अग्रलेख है वो हम सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है। बहुत बीजेपी का नेतृत्व, वैसे भी कर्नाटक के बाद नए सिरे से विचार मंथन उनके यहाँ चल रहा है, अब टिफिन पर चर्चा भी उन्होंने शुरू कर दी है, बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस जो कहा जाता है कि ब्रेन है बीजेपी का, हालांकि आरएसएस से अपने आप को हरदम अलग करता है, चुनावी राजनीति से उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन ब्रेन है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आरएसएस ने ये बातें कही हैं कि भाई आप राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर आ जाते हैं, स्थानीय मुद्दों को भूल जाते हैं। आपके साथ यही दिक्कत हुई है और आप इन परिस्थितियों, इन स्थितियों में आप 24 की राह को बहुत मतलब बड़ा आसान मत समझिए। आप हलवा नहीं कि आप खा जाएंगे जैसे आपने 14 और 19 में खा गए आप। पीयूष जी, ये जो इशारा किया गया है बिल्कुल जो है जिस तरह से जो है कि भले ही साफ नहीं कहा गया है और आपने ये स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो है संघ, देखिए संघ जो है आज अगर आप देखते हैं तो संघ भले ही वैचारिक नहीं, चुनाव का जिक्र किया है, व्यक्ति का जिक्र नहीं किया है, नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं किया। लेकिन कर्नाटक चुनाव के हवाले से कहा है ऑर्गेनाइजर ने, कर्नाटक के चुनाव का हवाला दिया है उन्होंने निश्चित रूप से। लेकिन कर्नाटक चुनाव को कौन लीड करा था, अगर आप देखिए ये भी कहा है ऑर्गेनाइजर ने कि क्षेत्रीय छत्रपों का आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, कहा है। येदियुरप्पा को साइडलाइन कर दिया गया, जितने भी भाजपा के क्षेत्रीय नेता थे उनको साइडलाइन कर दिया गया और किसके नाम पे वोट लिया गया, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट लिया गया, वही प्रचार करते रहे वहां पे लगातार जो है। यही हाल हिमाचल में हमने देखा था। तो ये इशारा उन्होंने किया है, तो इशारा सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आज चेहरा कौन है, एक ही चेहरा पे, और भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि वो अगर चुनाव जिता सकता है कोई तो वो जो है नरेंद्र मोदी ही जिता सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी खुले रूप से कहती है, उनके कार्यकर्ता खुले रूप से कहते हैं, उनके नेता खुले रूप से कहते हैं कि वो जो है कि हारते हुए को भी जीत में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन जैसा कि ऑर्गेनाइजर ने इशारा किया है, अब जो है उनका जादू नहीं चल रहा है, क्योंकि किसी व्यक्ति का जादू जो है देखिए एक परसेप्शन बनता है, उसके बाद जब धरातल पर चीजें उतरती हुई नहीं दिखाई देती हैं तो लोगों का मोह भंग शुरू होता है। और वही मोह भंग जो है हमने देखा हिमाचल प्रदेश में देखा और कर्नाटक में और ज्यादा देखा कि किस तरह से ये नरेंद्र मोदी जी की हार थी, भाजपा की हार नहीं थी कर्नाटक में, ये नरेंद्र मोदी जी की हार थी पूरी तरीके से। अगर आप उनको भाषण को आप याद रखिए, किस तरह से उन्होंने भाषण दिए थे और अपने को सामने रखा था कि मैं ही हूं, इतनी गालियां खा रहा हूं, 92 गालियां गिन गिन के मुझे दी गई हैं, मैं सब अकेले झेल रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। तो पूरे नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा है। और संघ का देखिए क्या है कि संघ तो एक विचारधारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या है, वो संघ का जमावड़ा है। जितने आप प्रधानमंत्री से लेके तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री देख लीजिए, सब संघ के सदस्य हैं, सब संघ के लोग हैं जो बैठे हुए हैं वहां पे, जो सत्ता में बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से वो संघ जो है वो एक तरह से इनडायरेक्टली, या भागवत जी का स्टेटमेंट देखिए अभी इतवार का, उन्होंने मुंबई में क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो अब उनको याद आ रहा है कि शिवाजी ने औरंगजेब से भी कहा था कि हम सभी एक जो है ईश्वर के जो है संतानें हैं।
तो आप भूल क्यों जाते हैं? फिर आप क्यों सांप्रदायिक जो है कि इस तरह की भावनाएं पैदा करते हैं? क्यों आप जो है मुसलमानों के खिलाफ एक जो है कैंपेन खड़ा कर देते हैं, अगर आप सब ईश्वर की एक संतान है तो ये धीरे धीरे जो है विचारधारा की जो इनकी है उसका जो अब एक्सपोजर होता चला जा रहा है। और इसी की तरफ ऑर्गेनाइजर ने इशारा किया है कि आप सांप्रदायिकता के आधार पे बहुत देर तक जो है चुनाव नहीं जीत सकते हैं, एक व्यक्ति के आधार पर नहीं जीत सकते हैं। यहाँ पे क्षेत्रीय दलों का महत्व है, क्योंकि भारतीय एक देश जो है वो भारत जो है वो एक संविधान से गवर्न देश है। इसका संविधान में डेमोक्रेसी का स्थान है, यहाँ पे क्षेत्रीय दलों का स्थान है, यहाँ पे क्षेत्रीय जो है सरकारों का स्थान है पूरी तरीके से। और उनके बिना आप जो है सरकारें नहीं चला सकते हैं। वहीं पे आप अगर नड्डा जी, और देखिए ये इशारा किया है, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो अब अवसान हो रहा है, जिसे मैं अवसान कहूंगा, उसकी तरफ इशारा करूंगा। वो देखिए नड्डा जी जुलाई में ही बिहार आए थे। वो आपको याद होगा जुलाई में जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है कार्यालय खोले गए थे वहां पे जो है। और तब उन्होंने क्या कहा था कि एक भी पार्टी नहीं बचेगी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रहेगी, क्योंकि हम विचारधारा से चलते हैं। सब पार्टियां खत्म हो जाएगी, कांग्रेस तो 40 साल भी भूल जाए वो जो है कहीं रह सकती है, और कोई क्षेत्रीय दल नहीं रहेगा, हम रहेंगे। तो ये जो एक घमंड है, ये जो घमंड पैदा हो गया है, ये जो इनके अंदर ये हो गया है। और तो इसको लगता है मुझे, ये कहीं ना कहीं तरफ इशारा किया गया है ऑर्गेनाइजर में कि आप इस तरह से नहीं करिए। आपको जो है भारतीय लोकतंत्र को समझना होगा, क्षेत्रीय जो हित है उनको समझना होगा, ठीक बात है, पार्टियों को समझना होगा, और क्षेत्रीय लोगों के जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उनको समझना होगा। और एक बात है पीयूष जी, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि संघ बहुत सारी बातें इशारे में कहता है। संघ जो कहता है वो बहुत चीज़ें इशारे में कहता है, बहुत सारी चीज़ें खुलकर कहता है, और बहुत सारी चीज़ें खुलकर भी नहीं कहता। उनके बहुत सारे निहितार्थ होते हैं। लेकिन पहली बार ऑर्गेनाइजर में मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें खुलकर कह दी गई। केवल नाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह या नड्डा या किसी नेता का नहीं लिया गया, लेकिन वो बता दिया गया कि भाई कौन लोग नेतृत्व कर रहे थे और कौन लोग क्या कर रहे थे। तो ये बताया गया कि भाई आप एक एक राज्य के मुख्यमंत्री 5-5 बार मत बदलिए, उनको मजबूत होने दीजिए, नहीं तो आपका जो क्षेत्रीय आधार है, क्षेत्रीय छत्र खत्म हो जाएंगे। स्थानीय मुद्दे कौन उठाएगा? राष्ट्रीय मुद्दों के दम पर हर जगह सफलता नहीं मिलती, और स्थानीय मुद्दे अगर लोकसभा चुनावों में जगह जगह स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हो गया तो बड़ी मुश्किल होगी। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से लौटूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद ही हैं, और डॉक्टर भारती मेहता प्रवक्ता जेडीयू भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से आ गए और सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता खेमचंद शर्मा के पास चलूंगा। शर्मा जी, ऑर्गेनाइजर और संघ परिवार ने, संघ ने नसीहत दी है। ऑर्गेनाइजर के जरिए संघ परिवार ने अपनी बात कह दी, संघ ने अपनी बात कह दी है कि एक नेता पर ज़्यादा डिपेंडेंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा 24 में, और क्षेत्रीय छत्रपों को जो एक तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है या उनके असर को ख़त्म कर दिया जाता है। ये कहा जाता है एक नेता ही इस देश में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जो इधर हाल में एक नेता वाले फार्मूले पर चल रही है, उसको लेकर संघ ने कहा कि स्थानीय नेतृत्व बहुत मजबूत तरीके से होना चाहिए, स्थानीय मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। संघ विचारक दीपक शंखदार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी वही बातें कही कि संघ व्यक्ति नहीं व्यवस्थावादी है, सिस्टम के केंद्र बिंदु में राजनीति होनी चाहिए, सिस्टम को केंद्र बिंदु में रख के व्यक्ति को नहीं। खेमचंद जी। योगेंद्र जी नमस्कार। आपसे छोटा सा अनुरोध है, करेक्शन कर दें। मैं अभी दिल्ली का प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय नहीं हूँ। हो सकता है आपका आशीर्वाद मिले भविष्य में कुछ और। मेरी शुभकामनाएं हैं, और आप राष्ट्रीय प्रवक्ता शीघ्र होंगे। कोई देखेगा और तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लिखना तो मेरा ये ड्यूटी बनता है। दूसरा, निश्चित तौर पर मैं करेक्शन करा देता हूँ। इसमें कुछ नया नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार कार्यकर्ताओं को बोला है, आप जनता के बीच में जाइए। सभी एमपीज को बोला है, आप जनता के बीच में जाइए। और 1 महीने का विशेष अभियान अभी चल रहा है, 30 मई से लेकर 30 जून तक। हर एमपी को बोला गया है आपको एरिया में जाना है, हर तालुका में जाना है, हर गांव में जाना है, हर टाउन में जाना है, और 9 साल के बारे में बात करनी है। और जनता की जो एस्पायरेशन है उनको कलेक्ट करना है, उनको नोट डाउन करना है। आपको जनता के बीच में रहना है। और
हमेशा आप ये सोचो कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास कोई जादू की छड़ी है उससे ही आप जीत जाओगे, वो सही नहीं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बार बार कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कह रहे हैं कि मैं हूं आपके साथ, एम्पावरमेंट के लिए हूँ, सपोर्ट के लिए हूँ, गाइडेंस के लिए हूँ। तो ये हमारी पार्टी कभी भी व्यक्ति वाली पार्टी नहीं रही है, ये ऑर्गेनाइजर ने भी बोला है। तो इसमें मैं ऐसा समझता हूँ कि सार्थक कोई भी कहीं भी बात हो तो उसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। तो हमारी पार्टी में तो ये चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, इसीलिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को एम्पावर करने का, उनको ट्रेनिंग देने का, उनको जनता के बीच में जाने का, 9 साल पे बात करने का, ये सारा प्रोसेस चल रहा है। दूसरी बात, मोदी जी के जादू की बात रही। मोदी जी का जादू कोई हवा का गुब्बारा नहीं है कि उसमें हल्का सा आप सुई लगा हुए और वो फट जाएगा। वो हवा का नहीं, वो सेवा है। उन्होंने जो सेवा पिछले 22 साल में एकत्रित की है, इकट्ठी की है, जो उन्होंने अर्जित की है, उसका उसका श्रेय है। उसकी वजह से उनको प्यार मिलता है, उसकी वजह से उनको सपोर्ट मिलती है। और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2019 के इलेक्शन से पहले 2018 में स्थिति आज से भी ज्यादा खराब थी। कर्नाटक हारे, उस समय कर्नाटक में 1.5 साल इनकी कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो बराबर की टक्कर थी लगभग। राजस्थान में हमारे, मध्य प्रदेश में भी इन्हीं की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में हमारे। लेकिन 2019 में क्या हुआ? राजस्थान में 25 की 25 सीट बीजेपी के पास, मध्य प्रदेश में 1 सीट छोड़ के पूरी बीजेपी के पास, कर्नाटक में ऑलमोस्ट सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। क्या हुआ? तो वो उसको कहते हैं मोदी जी का जादू। लोग जानते हैं, लोग समझदार हैं कि जब आदरणीय मोदी जी की बात आएगी, प्रधानमंत्री की बात आएगी, केंद्र सरकार की बात आएगी, वो उनके साथ खड़े हैं। तो बिल्कुल मानता हूँ कि लोकल मुद्दे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रहने भी चाहिए, क्योंकि इसीलिए हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है। केंद्र के लिए अलग सरकार है, राज्यों के लिए अलग सरकार है, तालुका लेवल पे अलग अलग सरकार है, और अलग अलग मुद्दे, अलग अलग जरूरतें, अलग अलग एस्पायरेशन उसमें कवर होती हैं, होने भी चाहिए। और हमारी पार्टी भी आइडेंटिफाई करते हैं, और हमारी पार्टी लगातार कोई गलतियां होती हैं उनसे सीखती भी है। कर्नाटक के कैंपेन में या कर्नाटक की प्लानिंग में अगर कोई कमी रह गई है तो हमारी ये रिव्यू मीटिंग चल रही है और उसमें डिस्कस किया जा रहा है, उसको हम अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमारी पार्टी में तो एक परिवार के लिए काम नहीं किया जाता, विचारधारा के लिए काम किया जाता है। यहाँ पे लोग चेंज होते रहते हैं, यहाँ पे अध्यक्ष भी चेंज होते रहते हैं, प्रधानमंत्री भी चेंज होते रहते हैं। हर जिम्मेदारी यहाँ पे फिक्स नहीं है, समय के अनुसार नया कार्यकर्ता आता है, नई जिम्मेदारी लेता है। तो हमारी जो कैडर बेस्ड पार्टी है, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग, कुछ पार्टियां कर्नाटक की जीत से बहुत ज्यादा अति उत्साहित हैं। होने दो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, सेवा के काम में लगे हुए हैं। हम अपने आप को ट्रस्टी मानते हैं, हम मालिक नहीं मानते। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपने आप को चौकीदार कहते हैं, मालिक नहीं कहते। जो चौकीदार कहते हैं तो उनको भी पता है कि मेरे को सेवा करनी है, और सेवा का कभी कभी हो सकता है कई बार कम्युनिकेशन या कुछ चीजों में दिक्कत हो तो फल पूरा नहीं मिल पाता। लेकिन बात आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की आएगी तो मैं आपको शाश्वत कर देना चाहता हूँ, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम जो सेवा कर रहे हैं उसका हमें विश्वास है। और अब हम 1 साल पहले डिटेल में, 1 महीने हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, हर गांव में चर्चा कर रहे हैं, हम टाउन में चर्चा कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि 9 साल में हमने क्या किया, हमने जो किए थे, कितने वायदे हमने कम किए, कैसे कंप्लीट किए। 9 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी, आज क्या स्थिति है, हर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक बात है सर, मैं आऊंगा आपके पास, अभी डिटेल में जाऊंगा। मैं चूंकि डॉक्टर भारती मेहता और उर्मिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और दोनों मेहमानों को भी मैं ले नहीं पाया हूं पहले ही राउंड में। डॉक्टर भारती मेहता जी, आपके पास आ रहा हूं। एक तो मैं एक टिप्पणी चाहूँगा कि भाई अभी संघ ने नसीहत दी है कि आप क्षेत्रीय लीडरशिप को आपने नज़रअंदाज किया और एक चेहरे का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से आप कर्नाटक में हारे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शर्मा जी ने कहा कि बहुत जीत कांग्रेस की हुई है और फूले फूले जेडीयू, आरजेडी जैसे तमाम विपक्षी दल फूले फूले फिर रहे हैं। तो एक टिप्पणी ये कि एक तरफ आप लोग क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करके, नीतीश कुमार जी और सारे लोग इकट्ठा करके एक मोर्चा बना रहे हैं, और कांग्रेस जो कभी ये कहती थी कि भाई मेरे यहाँ हो, मैं किसी के यहाँ क्यों जाऊँ, राहुल गांधी खड़गे साहब पटना जा रहे हैं 23 तारीख को। एक परिस्थिति ये है कि एक राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय दलों के सामने झोली फैलाकर जा रही, और एक राष्ट्रीय पार्टी ने ऐसा नहीं किया, अपने क्षेत्रीय छत्रपों को बार बार बदला है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, बहुत सारे इस तरह के स्टेट है जहां मुख्यमंत्री बहुत बार बदले हैं। उत्तर प्रदेश भी बदलना चाहते थे लेकिन बदल नहीं पाए। इसी वजह से उत्तर प्रदेश अभी भी मजबूत किला है बीजेपी का, ऐसा कहा जाता है। ये एक तरफ परिस्थिति है। डॉक्टर भारती,
सबसे पहले तो आदरणीय दुर्गेन जी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आज जिस तरह की पत्रकारिता के लिए जिस तरह के बैन इन लोगों ने, केंद्र की सरकार ने किए हैं, उस दौर में आप आरएसएस के मुखपत्र में कही गई चीजों पे डिबेट करा रहे हैं। इसके लिए एक पत्रकार के तौर पर मैं पहले आपको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। अब मैं आपके उस प्रश्न के उत्तर पे आ रही हूँ। मेरी आवाज जा रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, कृपया बोलिए डॉक्टर साहब। जी जी, तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये सवाल लगातार पत्रकारों के जेहन में और संपूर्ण भारत के नीति विशेषज्ञों के मन में आते रहा कि 15-16 सालों तक आदरणीय नीतीश कुमार जी का इतना बढ़िया गठबंधन चलते रहा बीजेपी के साथ, इसके बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ? आज वो बात आरएसएस के मुखपत्र में निकल के आई, जो बीजेपी के एक बड़े नेता ने जनवरी 2022, 30 जनवरी 2022 को आके पटना में कही थी कि तमाम क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना है। और वही वो बात थी जो सबसे तीखी तीर चुभी थी तमाम क्षेत्रीय दलों को, और यही वो वजह थी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देखा कि ये एक मजबूत लोकतंत्र के लिए काला अध्याय होगा कि ये कहते। और आज फिर बात आ गई ना वहां कि आज भाजपा के, आज आरएसएस के मुखपत्र में कहता है कि मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व की राजनीति चुनाव जीतने के लिए अब काफी नहीं, क्षेत्रीय स्तर पर सक्षम नेतृत्व विकसित करने की जरूरत है। यही वो वजह है कि आज 23 जून को 18 दलों के विपक्षी एकता मंच पर आज जो है 18 मजबूत दलों के, और मामूली छत्रप नहीं है वो, उसमें दर्जनों मुख्यमंत्री हैं, वो पटना आ रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आपके के न्यूज के माध्यम से उन तमाम जो बिहार में हमारे आ रहे हैं अतिथि, उन तमाम लोगों का हार्दिक धन्यवाद मैं देती हूँ कि वो जो लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाली केंद्र की सरकार है, उनके साथ एकजुट होकर इस मंच पर आ रहे हैं। और उन्होंने मेजबानी का मौका हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने बिहार की भूमि को इसलिए चुना क्या कि वहीं पर नड्डा ने कहा था क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे? क्या ये भी संकेत और संदेश है क्या? नहीं नहीं दुर्गेंद्र जी, ऐसा नहीं है। सामान्य तौर पर सामाजिक राजनीतिक कार्यों में एक सामान्य लोक व्यवहार होता है कि लोग कोशिश करते हैं, और चूंकि अभी इस पहल की शुरुआत आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने की थी, तो ये एक औपचारिक, ये कहीं भी हो सकता था भारत में। इस स्थल को लेके मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत विशेष व्याख्या में जाने की जरूरत है, कि एक सामान्य लोक व्यवहार है कि हम लोग बिहार में ऐसे भी कहते हैं कि चीजें अच्छी दिशा में बढ़ती हैं तो लोग चाय का न्योता देते हैं, भोजन का न्योता देते हैं, भोज का न्योता देते हैं। तो हुआ कि ये मीटिंग क्यों ना पटना में कर ली जाए। तो अभी तो हमारे बहुत से विपक्षी दल इसलिए प्रसन्न थे कि 19 टल गया, मई टल गया, 12 जून टल गया। अरे भाई, कुछ वजह होते हैं, चूंकि 18-20 बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, बीजेपी के लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि आप लोग तिथि नहीं तय कर पा रहे हैं, नेता कैसे तय करेंगे? आज सवाल उठा रहे थे बीजेपी के लोग। नहीं, तो मुझे लगता है कि वो लोग शायद आदरणीय ललन सिंह जी का बयान उन लोगों ने नहीं सुना और पढ़ा है, तो उनको पढ़ लेना चाहिए और सुन भी लेना चाहिए। आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी साथ में थे। 23 तारीख की घोषणा हो गई है, और मैं पाटलिपुत्र की तरफ से संपूर्ण भारत का आभार प्रकट करती हूँ कि कल क्या होगा वो कल की बात है, मगर आज जिस लोकतंत्र की खूबसूरती को बचाने की मेजबानी का जो मौका दिया है उन्होंने आदरणीय नीतीश कुमार जी को, उसके लिए हम आभारी हैं। तमाम जो राजनीतिक दल के लीडरान यहाँ आ रहे हैं उनकी। ठीक बात है। मैं आरजेडी के अनुरोध करना चाहूंगा, 30 सेकंड देंगे क्या प्लीज? बोलिए बोलिए, रिएक्शन दे दीजिए, बोलिए बोलिए। देखिए, जो लोकतंत्र की बातें डॉक्टर साहब कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था सुनने की। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र हमारी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी बिहार में आ रही है, कितना लोकतंत्र उनके अंदर है? आरजेडी, कितना लोकतंत्र वहां पे है? कौन व्यक्ति बाहर से वहां पे अध्यक्ष बन सकता है, बना? कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है? मैं डॉक्टर भारती में आऊंगा आपके पास। डॉक्टर भारती, मैं आऊंगा। वैसे ही जेडीयू में, कांग्रेस में कितना लोकतंत्र है? ऑलमोस्ट जीरो। जो खुद से अपने परिवार में, अपनी पार्टी में लोकतंत्र नहीं स्थापित कर सकते, लोकतंत्र को नहीं मानते, वो देश के लोकतंत्र को सुरक्षित नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते, नहीं आगे ले जा सकते। ऐसा हमारा विचार है।
और लोग मानते हैं, लोग समझ रहे हैं कि लोग ये सिर्फ इकट्ठे हो रहे हैं, जनता इनके साथ नहीं है, ये लोगों का समूह है, कुछ फील्ड नेताओं का समूह है। ठीक बात है शर्मा जी। अब मुझे लगता है कि 32 सेकंड हो गए, 32 सेकंड आपने बोल लिया। अब मैं 5 सेकंड डॉक्टर भारती को दूंगा और उसके बाद मैं सीधे फिर जाऊंगा आरजेडी के प्रवक्ता के पास। डॉक्टर भारती, डॉक्टर भारती मेहता, डॉक्टर भारती सुन पा रही हैं क्या? अगर लोकतंत्र की बात है तो मैं जी, इन्होंने पार्टी में अभी प्रवक्ता बीजेपी ने जो लोकतंत्र की बात या जी हाँ मैं तो सुन रही हूँ। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, हेलो बोलिए, हेलो जी, आवाज जा रही है? हाँ बोलिए, कृपया दर्शक सुन रहे हैं आपको। अभी जो अभी प्रवक्ता बीजेपी ने जो कहा कि पार्टियों में भी आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, तो बहुत सम्मान पूर्वक मैं कहना चाहूंगी कि क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा बीजेपी में काम किया था तो वो आदरणीय आडवाणी साहब थे। सवाल समाप्त। अब आगे इन्होंने कहा कि वंशवादियों की पार्टी एकजुट हो रही है। महोदय, विवेक ठाकुर जी हमारे बिहार से हैं, किनके पुत्र हैं? आदरणीय सीपी ठाकुर। अनुराग ठाकुर जी किनके पुत्र हैं? बहुत लंबी लिस्ट है, जाने दिया जाए। पार्टी के अध्यक्ष हैं? इसलिए इन चीजों की इस रूप में कहना कि क्या पार्टी का अध्यक्ष होना ही सब कुछ होता है? तो क्या पार्टी का अध्यक्ष मैं परिवारवाद में नहीं उलझूंगा। मैं आरजेडी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। मैं परिवारवाद में कतई उलझने वाला नहीं, क्योंकि मेरा मुद्दा है, एक तरफ वो संघ कह रहा है कि क्षेत्रीय दलों, जो क्षेत्रीय छत्रपों और क्षेत्रीय मुद्दों को आप वजन दीजिए, और दूसरी तरफ विपक्षी दल हैं वो क्षेत्रीय दलों की तरफ जा रहे हैं। और बीजेपी ने प्रकारांतर में पीछे अगर देखा जाए तो अपने छत्रपों को नज़रअंदाज किया है, उन्हें निराश किया है। ये हमारा आज मंथन का यही मुद्दा है। और जो ऑर्गेनाइजर में आरएसएस की जो टिप्पणी आई बीजेपी को लेकर, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता, चूंकि काफ़ी देर से हम उनको नहीं ले पाए, माफ़ी के साथ में मैं उन्हें मौका दे रहा हूं, कृपया बोलिए। मैं सबसे पहले तो बिहार में जो आ रहे हैं, मौका दे रहे हैं 18 पार्टियों का, जो विपक्षी पार्टी है, एकजुट होने के लिए, तो सभी लोगों का मैं आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करती हूं, अपनी पार्टी की ओर से और बिहार की ओर से, कि हम लोगों को एक मौका मिला है, इसका काफी खुशी है। मैं कहना चाहती हूँ कि आपसे जो खेमचंद्र जी जो कहे कि पार्टी में जो है लोकतंत्र नहीं है, तो मैं कहना चाहती हूँ खेमचंद्र जी, लोकतंत्र अगर सीखना है तो बीजेपी पार्टी के रूप में चलना चाहिए। बीजेपी कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल जो है आरएसएस के हाथ में है, और आरएसएस जो चाहती है वही होती है। और आरएसएस है कि वक्त चला गया तो पहचानते नहीं, वक्त चला गया ये लाल कृष्ण आडवाणी जी का तो पहचानते नहीं, वक्त चला गया इनका वाजपेयी जी जब सत्ता से हट गए, प्रधानमंत्री सड़क योजना सभी जगह से उनका नाम को हटा दिया गया। आज जो सामने आपके जो पूरा चेहरा हुआ करते थे, क्षेत्रीय जो इनके नेता हुआ करते थे, या राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम का ही अगरबत्ती लेके उन्हीं के चारों तरफ ये लोग दिखाते थे। और इनके जो मोहन भागवत है, इसके बीजेपी में कोई नेता का मजाल नहीं है कि आरएसएस के खिलाफ में एक शब्द भी बोले। आरएसएस तो बोलेंगे, इनको मानना होगा। अगर ये नहीं मानेंगे तो इन्हें कान पकड़ के बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो इसलिए लोकतंत्र की बात आप करें नहीं करें तो ज्यादा ही अच्छा लगेगा। आप लोगों के मुंह से लोकतंत्र शब्द नहीं अच्छा लगता है। और आप लोगों ने कहे कि क्षेत्रीय मुद्दा आपने सुना कहाँ? कभी आप हमेशा अहंकार में रहे, और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो भी आए, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, सब अहंकार में बोलते, और आपके अंदर से भी अहंकार आ रहा है। जनता के भी सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और कहे थे राम मनोहर लोहिया जी कि जब रोड सुना हो जाती है तो सांसद आवारा हो जाता है। आपने विपक्ष में जो बोलता है उसको गेट आउट करते हैं, तो स्वाभाविक है, मैं वो नहीं कहना चाहती उस शब्द को, स्वाभाविक है आप अहंकार से ओत प्रोत होंगे ही। आप जो भी बोलते हैं वो आप नहीं बोल रहे हैं। जनता से आपने जो वादा किया, आपने जो 2014 में क्षेत्रीय, चाहे वो पार्टी हो या क्षेत्रीय जो राज्य है, हर एक राज्य से आपने अलग अलग वादा किया कि हमारा 56 इंच का छाती है और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन आपने कुछ नहीं किया।
और बिहार की मैं धरती थोड़ा जवाब काफी देना चाहूंगा, ऋषिमुनियों की अगर आप धरती परमिशन है। दो। सुनिए, बीच में मैंने आपको जवाब नहीं दी थी। बिहार की धरती ऋषिमुनियों की धरती है। इस धरती से महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किए और अंग्रेज जैसे जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था 7 समुंदर पार कर दिए जनता के सामने। बीजेपी की क्या औकात है? और जनता- ये कह रहे हैं क्या उर्मिला जी ये कह रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी में खुद ही लोकतंत्र नहीं, आरजेडी परिवारवादी वाली पार्टी है। भाई कहाँ जेडी परिवारवाद है? जेडीयू को तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार का कोई परिवार में है नहीं, लेकिन आरजेडी को कह रहे हैं पूरा घर ही नेता है। कहाँ परिवारवाद है? इनको पूछिए ना। दुर्गेंद्र जी, अमित शाह का बेटा जय शाह क्या था उसका राजनीति में देन? और कैसे दुर्गेंद्र जी 5 मिनट हो गए, इनको मेरे को 30 सेकंड दीजिए प्लीज। नहीं, 1 सेकंड आपको नहीं मिलेगा। आपने बहुत बोल दिया और हम लोगों ने नहीं बहुत नहीं नहीं सुन लिया। आप मैं खाली उर्मिला जी नाराज मत होइए, नाराज मत होइए। कभी दिल की देखिए बात- उर्मिला जी को हम बहुत समाज तक बहुत समाज की बात आखिरी में करते हम हैं। वक्त दे पाए इसलिए बहुत खफा भी हैं वो। नहीं, खफा इसलिए है कि ये कहते हैं लोकतंत्र ने, लोकतंत्र का ठेकेदार आप मत बनिए। ये बिहार की धरती है। उड़ती चिड़िया देखिए को खेमचंद जी नारी शक्ति ने आप लोगों को घेर लिया है। ना कोई चीज आपके नारी शक्ति ने घेर लिया, जबरदस्त घेराबंदी है। उर्मिला जी मान जाइए, 5 सेकंड का वक्त दे दीजिए इनको। धरती पर, बिहार की धरती पर आकर के आप ये बोलने का काम करते हैं कि सब मिट जाएंगे, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहेगी। ठीक है उर्मिला जी, ठीक है उर्मिला जी, ठीक है, नहीं गलत बोलते हैं। इस बात ठीक के है, लिए ठीक आपको है। माफी मांगिए। ठीक है उर्मिला जी। आपके नेता को आपका नेता गलत बोलते हैं, ठीक है, बच्चा गलत बोलते हैं। 5 सेकंड में रिएक्शन इनका। बोलिए खेमचंद जी। और आप क्या? देखिए उर्मिला जी बहुत अच्छा बोलती हैं, दीदी बहुत अच्छा बोलती हैं, और मैं आशा करता हूं कि अगर लोकतंत्र है तो आरजेडी की वो अध्यक्ष बने, वो डिप्टी सीएम की कैंडिडेट बने, वो सीएम की कैंडिडेट बने, लेकिन दुखद है कि वो बन नहीं पाएंगी क्योंकि वहां पे लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। मैं पार्टी के अध्यक्ष की बात, पार्टी के अध्यक्ष पार्टी की अध्यक्ष थी, महिला की कांग्रेस अध्यक्ष थी। महिला प्रकोष्ठ तो हजारों होते हैं, प्रकोष्ठ हजारों। वो कह रहे हैं कि लालू जी की जगह बैठ जाइए, वो ये कह रहे हैं लालू जी की जगह बैठ जाइए। उनकी मंशा ये है कि उर्मिला जी लालू जी की जगह बैठे हैं। राबड़ी जी से बहुत अच्छी हैं, आप लालू परिवार के हर सदस्य अच्छी हैं, आप उनके सभी सदस्य अच्छी हैं, अच्छा बोलती हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आपके पास अच्छा नॉलेज है। खेमचंद जी आप गिर गए हैं, खेमचंद जी आप गिर गए हैं। अब मैं पीयूष पंत के पास जाऊंगा, आपके 5 सेकंड पूरे हो गए। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर वहां पे लोकतंत्र है नहीं, बनाएंगे नहीं, कभी नहीं बनाएंगे, घिसाते रहेंगे क्योंकि वो परिवार वाली पार्टी है, तो ऐसे लोग कभी भी लोकतंत्र को नहीं बचा सकते। ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी में कोई घमंड नहीं, हमें कोई घमंड नहीं, हम ठीक बात ट्रस्टी है। की भावना से काम करते हैं, चौकीदार की भावना से काम करते हैं। और चौकीदार किस काम का जिसके नाक के नीचे से विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, ललित मोदी। ठीक है। दीदी इनको पैसा तो कांग्रेस ने दिया, दीदी पैसा कांग्रेस ने दिया। चलिए अब कांग्रेस का व्यक्ति कोई नहीं, इस पे चर्चा नहीं करेंगे हम। उर्मिला जी कृपया शांत हो जाइए। उर्मिला जी और खेमचंद जी, मैं पीयूष पंत के पास जाऊंगा चूंकि वक्त नहीं है मेरे पास ज्यादा। पीयूष पंत जी, इस जो मंथन कार्यक्रम है इसका दूसरा डायमेंशन हम डिस्कस नहीं कर पाए, जल्दी से डिस्कस करेंगे। एक ये संघ और ऑर्गेनाइजर पे एक हमारा राउंड, लगभग ज्यादा समय हम लोगों ने इस पे दे दिया। हमारा जो दूसरा राउंड है जिस पर हम 2-3 चक्र में चर्चा करने वाले हैं, बहुत जल्दी में, चूंकि वक्त बहुत कुछ ही मिनट हमारे पास है। पीयूष जी, एक तस्वीर ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि क्षेत्रीय छत्रपों के बारे में याद दिलाया है ऑर्गेनाइजर ने, संघ ने, और ये कहा है कि भाई आपका ऐसे काम नहीं चलने वाला, राष्ट्रीय मुद्दों को आप क्षेत्रीय मुद्दों को भी आपको एड्रेस करना होगा, तब आप 24 पे जाएंगे। 14 और 19 जैसा खेमचंद जी कह रहे हैं वैसा आपको हलवा जैसा मैदान नहीं मिलने वाला कि आप उठाएं और गप से खा जाएं। आपका जो संघर्ष है वो कठिन होने वाला है, क्योंकि क्षेत्रीय छत्रप जो अभी पटना में 23 को आ रहे हैं, वो उसमें कई राज्यों के 7, 8, 10 मुख्यमंत्री हैं और उनका अपना अपना जनाधार है, चाहे वो जाति जनाधार कहिए चाहे गुज्जुस कहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक परसेप्शन बना रही है कि भाई ये परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये हैं वो हैं, और एक कांग्रेस पार्टी जो कभी बहुत अपने आप को रुस्तमे हिंद समझा करती थी वो चल कर वहां जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं राजनीतिक विश्लेषक, संक्षेप में? देखिए दुर्गेन जी, क्षेत्रीय दलों का देखिए हमेशा से भारतीय लोकतंत्र में महत्व रहा है, और जहां तक आप वोट शेयर की बात अगर हम करें तो हमेशा हमने देखा है कि 40 से 42% जो है वोट शेयर जो है क्षेत्रीय दलों को मिलता रहा है, ये हकीकत है। और
एक बार तो जो है कि उनको जो है कि 2014 में तो जो है उनको कम से कम जो है 49% जो है जो है कि वो वोट शेयर मिला था। हालांकि 2019 में थोड़ा घटा था उनका 42% पे 43% पे आ गया था, लेकिन फिर भी उनको मिलता है। और निश्चित रूप से वो उनका बहुत महत्व है। यही बात जो है कि देखिए भाजपा को भी समझने की जरूरत है, और ये भाजपा जानती थी, इसीलिए वाजपेयी जी के टाइम से जो है कि एक एनडीए जो बनाया गया पूरा तरीके से, उसमें जो ज्यादा से ज्यादा पार्टियां जो है 26 पार्टियां जो इनके साथ थी जो है कि, और ये है कि जब से इनका एनडीए बना है 1998 में, उसके बाद से 22 साल में लगभग 29 पार्टियां इनको छोड़ चुकी हैं। और जो फाउंडिंग मेंबर जब इनकी जो जुड़े इनके साथ जुड़े थे, अकाली दल बहुत महत्वपूर्ण दल था, वो भी किसान के मुद्दे को लेके जो है कि इनको छोड़ के चला गया है। तो ये अकेली पड़ गई है। इसी तरह विचार, क्योंकि इनको लगता है कि कोई क्षेत्रीय दल मुझे लगता है 14 से 22 के बीच में, 23 के बीच में बहुत सारे बड़े दलों ने छोड़ा है। निश्चित रूप से छोड़ा है, क्योंकि ये इनकी वही प्रवृत्ति जो है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जनता ने जिताया तो इनमें एक अहंकार पैदा हो गया कि ये तो मोदी का करिश्मा है और भाजपा जो जीतती रहेगी सांप्रदायिकता को ले आएगी। अच्छा पीयूष जी, बहुत जल्दी से आ जाइए इस मुद्दे पर, बहुत 30 सेकंड में बताइए मुझे कि जो 23 को पटना में ये लोग जुट रहे हैं, जैसे एक परसेप्शन बनाया जा रहा शुरू हो गया तेजी से, या है भी कि नरेंद्र मोदी के बराबर कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, कहीं कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ये तब तक था क्योंकि विपक्षी दल जो है कि बटे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि विपक्षी दल जो है बटे हुए थे, उनका तो वोट क्या अब आप मानते हैं कि अब एक हो गए हैं क्या? आप मानते हैं एक हो गए हैं क्या? एक नहीं हुए, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो रही है। आपने जो कहा, जो कांग्रेस लगातार कह रही थी कि वो डिक्टेटिंग टर्म में थी, उसको लगता था कि विपक्षी दल उसके पास आएंगे, लेकिन आज वही जो है कांग्रेस जो है वो जो है कि जाने को तैयार है विपक्षी दलों के पास। ये खड़गे साहब ने भी कहा था, आपको याद होगा हिमाचल चुनाव के दौरान भी उन्होंने ये बात कही थी कि वो अध्यक्ष बने थे, और अभी भी जो जा रही है। 12 तारीख की मीटिंग थी, ये कहा जाने लगा, कुछ लोग ये कहने लगे कि भाई कांग्रेस नहीं चाहती है, कांग्रेस चाहती है शिमला में हो, ये सब चीजें उठाई गई इस तरह की। हाँ, ठंडे में चाहती है कांग्रेस, गर्मी में नहीं करना चाहती। ऐसी बात नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एकता की तरफ एक कोशिश हो रही है। उसका कारण, क्योंकि देखिए ये गिव एंड टेक हो रहा है। कांग्रेस जाने को तैयार है, बाकी दलों ने अहम का मुद्दा नहीं माना, कांग्रेस को बॉयकॉट नहीं किया, उन्होंने डेट को आगे बढ़ाने के लिए सब तैयार हो गए, सबकी सुविधा का ध्यान देखा गया। और आज अरविंद केजरीवाल सबसे मिल रहे हैं, और हर नेता एक दूसरे से मिल रहा है, और ये मान रहे हैं कि एकता मजबूत होनी चाहिए। और अगर विपक्षी एकता कहीं कंसेंसस बन गया तो निश्चित रूप से भाजपा को एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। चलिए रिस्पॉन्ड करिए 5 सेकंड में। शर्मा जी 5 सेकंड में, फिर मेरे पास केवल 10 सेकंड है, मैं 5-5 सेकंड बहनों को दूंगा। बेमेल गठबंधन है। केजरीवाल जी जिन सबको भ्रष्टाचारी बोलते थे, आज उनके साथ जाएंगे। साउथ की जो पार्टियां डीएमके, जो नॉर्थ वालों को वहां पसंद नहीं करती, नॉर्थ वालों को भगाती, नॉर्थ के अगेंस्ट वो अत्याचार करती हैं, वो बिहार आ रहे हैं। बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं, नॉर्थ में वेस्ट में जाते हैं, तो उनको गलत माना जाता है। उद्धव ठाकरे जी हमेशा यूपी और बिहार वालों को प्रताड़ित करते रहे, वो इनके साथ आ रहे हैं। कितना बेमेल गठबंधन है, कैसी खिचड़ी बनेगी, ठीक बात है। फट जाएगी, दूध में दही डालोगे फट जाएगा। शर्मा जी कृपया प्लीज शर्मा जी कंप्लीट। अब मैं डॉक्टर भारती मेहता के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, क्या जो विपक्षी मोर्चा बनने जा रहा है और शक्ल लेता दिख रहा है, क्या मोदी से टक्कर ले पाएगा क्या? बहुत संक्षिप्त में एक लाइन बोल के बात समाप्त करूंगी। पढ़ाई के दौरान एक सूत्र पढ़ा था हम लोगों ने, निगेशन ऑफ समथिंग इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट थिंग। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, इट मीन्स कि हम हैं। हम सोसाइटी में कहते हैं दहेज नहीं लेना चाहिए, इसलिए चूंकि दहेज का अस्तित्व है। ये कहते हैं विपक्षी एकता कुछ नहीं, इट मीन्स कि अस्तित्व में हम आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे आरजेडी की प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर जी के पास जाऊंगा। फाइनल कमेंट उर्मिला ठाकुर का ही रहेगा इस कार्यक्रम में। उर्मिला जी, कितना सक्षम है विपक्ष? और ये कह रहे हैं कि भाई बेमेल गठबंधन है, जो लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, साउथ वाले नॉर्थ वालों को भगाते हैं, मुंबई में उद्धव ठाकरे, बिहार यूपी के लोगों को डंडे मार के भगवाते हैं, राज ठाकरे भगवाते हैं, वो लोग एक साथ कैसे क्या कर पाएंगे नरेंद्र मोदी का? बहुत सूक्ष्म में आपकी टिप्पणी चाहता हूं, फाइनल कमेंट आपका। एक लाइन में मैं जवाब देती हूँ। जब विवेकानंद जी विदेश गए थे तो उनको बोलने के लिए नहीं दिया गया, जब बोलने के लिए दिया गया तो कहा ऐसे ही 0 पर थी। और 0 जो है
जिस अंक पर बैठ गया तो जीरो कितना भारी होता आप समझते हैं, वही हाल इनका है। इनको स्वामी विवेकानंद के जीरो के भाषण का जो है के बारे में इनको जान लेना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, जिनको जीरो समझते हैं कि कुछ नहीं है, सब बेमेल है। जब देश में आफत स्थिति आती है तो हम सब अलग अलग राज्य के होते हुए भी हम एक हो जाते हैं और एक होकर मुकाबला करते हैं। आज वही जो है अघोषित जो है हम एक राष्ट्र में अलग अलग मत बनाइए, अलग अलग मत बनाइए, पढ़ी लिखी हो, अलग अलग नहीं है, हम एक हैं, एक रहेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया खेमचंद शर्मा जी। फाइनल कमेंट पे अब कोई कमेंट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया खेमचंद शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। उर्मिला जी आपका धन्यवाद। दीपक शंखधार जी आपका भी बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भारती मेहता आपका भी धन्यवाद। और उर्मिला ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उर्मिला ठाकुर जी ने बड़ी पते की बात आखिरी में कह दी फाइनल कमेंट में। उन्होंने कहा कि भाई जीरो को जीरो मत समझो, क्योंकि जीरो जैसे जैसे एक के साथ लगता जाता है वजन बढ़ता जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। नमस्कार।